तो आईसीजे का फैसला आ गया और फैसले में जैसे कि उम्मीद थी, उसने बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के बारे में बहुत साफ कहा कि जेनोसाइड के सबूत मिले हैं और ये चलता रहेगा। उधर अमेरिका में एक केस हुआ है जो बाइडेन, ब्लिंकेन और ऐसे लोगों के ऊपर इस बात का कि वो भी जेनोसाइड के साझेदार हैं। यह सब चल ही रहा था कि हूथी ने एक बड़ा हमला किया है ब्रिटेन की एक शिप पर। खबरें आई हैं कि ब्रिटेन की शिप वो पूरी तरह से जल चुकी है और डूब रही है। और इन सब के साथ इजराइल अपने हमले लगातार जारी रखा हुआ है। फलस्तीन का जो आखिरी बड़ा हॉस्पिटल था उसने भी काम करना बंद कर दिया है। इन सब पर और भी बहुत सारी डिटेल्स पर बात करूंगा, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं फलस्तीन और इजराइल के नए अपडेट्स लेके। आईसीजे का फैसला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का फैसला कल आ गया शाम को, और जैसी कि उम्मीद थी फैसला इजराइल के पक्ष में तो नहीं आया, लेकिन यह भी कहना पता नहीं, मैं ये कह नहीं पा रहा हूं कि पूरी तरह से फलस्तीन के पक्ष में आया है। एक बात तो उसने साफ कही है, जो इजराइल चाहता था कि जेनोसाइड का केस ना चले, तो आईसीजे ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जेनोसाइड का मामला बनता है और जेनोसाइड का केस चलेगा। यानी इस पॉइंट पर तो इजराइल की हार हुई है और बुरी हार हुई है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर फैसले या तो 15-2 से हुए हैं या 16-1 से हुए हैं। युगांडा की जज थी, उन्होंने इकलौती वो जज थी जिन्होंने इजराइल के खिलाफ कई हर बात का विरोध किया है। यहां तक कि इजराइल के जो अपने जज थे उन्होंने भी कई मामलों में पक्ष में वोट दिया है। लेकिन युगांडा पता नहीं क्या था, किस तरह, क्या मतलब उनको सूझा, युगांडा का क्या स्टैंड है या युगांडा के जज का क्या स्टैंड है। ब्लैक हैं, उन्होंने हर तरह का अपार्थाइड झेला होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इजराइल के साथ जाकर खड़ी हुई, ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन उसके अलावा सभी जजों में, जिसमें भारत के एक जज भंडारी भी शामिल थे, इन सारे लोगों ने ये बात तो बिल्कुल क्लियर कही कि वहां पर जेनोसाइड का मामला बनता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत जगह बहुत चीख चीख के बात हो रही होगी, ये आईसीजे का इंटरिम फैसला है, अंतिम नहीं, इंटरिम, यानी तुरंत स्थिति को काबू में लाने के लिए जो फैसला दिया जाता है वो फैसला है। इसमें सबसे पहले तो यही तय होना था, इजराइल जो ये मांग कर रहा था लगातार कि जेनोसाइड का पूरा मामला फर्जी है, और दुनिया भर के गोदी मीडिया, टाइम्स जैसे अखबार लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, कनाडा सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था। ये सारे के सारे ये कह रहे थे कि जेनोसाइड का कोई मामला बनता ही नहीं है। तो इस नुक्ते पर तो कोर्ट ने बहुत साफ किया कि जेनोसाइड का मामला बनता है, मामला, मुकदमा खारिज नहीं किया जाएगा, मुकदमा चलता रहेगा, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद उसने जो कहा वो ये कहा कि वहां पर जो जेनोसाइडल एक्टिविटीज हैं, यानी कि वहां शहरियों को मारने, मकानों को गिराने, यूनिवर्सिटीज को तोड़ने, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को मिनिमाइज किया जाए, रोका जाए। तीसरी बात जो बेहद जरूरी कोर्ट ने कही वो ये कही कि जो दुनिया भर से एड आ रहा है, जो दुनिया भर के मुल्क सहायता भेज रहे हैं फलस्तीन के लिए, उसको ना रोका जाए, वहां पर सहायता पहुंचने दी जाए। लेकिन जिस एक पॉइंट पर हमारे जैसे लोगों को निराशा हुई, जिस पर लगा कि आईसीजे थोड़ा आगे बढ़ सकता था, वो था सीज फायर, यानी युद्ध विराम। हम चाहते थे, हमें लगता था कि शायद आईसीजे अगर जेनोसाइड को एक्सेप्ट करे तो साथ में युद्ध विराम के लिए भी कहे। यहां मैं आपको और बता दूं कि आईसीजे की जो रूलिंग है, ऐसा नहीं होता कि आईसीजे की रूलिंग आती युद्ध विराम की और इजराइल तुरंत युद्ध रोक देता, लेकिन इसका एक मोरल प्रेशर पड़ता अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों पर, जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो सीज फायर की बात नहीं की गई, लेकिन जो बातें की गई, चाहे वो जेनोसाइड रोकने की बात हो, चाहे वो मदद पहुंचने की बात हो, ये सारा कुछ सीज फायर के बिना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि नेतन्याहू टीवी पे आते हैं और टीवी पर आकर जो कुछ कहते हैं वो दरअसल गुस्सा निकाल रहे हैं आईसीजे के ऊपर। बहुत साफ है कि इजराइल को बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। 70 सालों से इजराइल फलस्तीन में जो चाहता था वो करता था। अमेरिका उसका सरपरस्त था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी मामला गया, यूएन में गया, हर बार अमेरिका उसको बचा लेता था, और इजराइल के ऊपर कभी भी
कोई दाग नहीं लगने दिया अमेरिका ने। दोस्ती हो तो ऐसी हो। बर्तानिया तो उसके साथ था ही, जो अमेरिका करेगा पीछे पीछे बर्तानिया भी करेगा, कनाडा भी करेगा। यह पहली बार हुआ है 70 साल में। हमारे यहां यह जुमला, हमारे इंडिया में यह जुमला खूब चलता है, 70 साल में पहली बार। तो दुनिया के लेवल पर 70 साल में पहली बार यह हुआ है कि एक तो दुनिया ने देख लिया कि इजराइल क्या कर रहा है फलस्तीन के अंदर, और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दाग नहीं लगाया है, बाकायदा ब्लैक पेंट कर दिया है इजराइल के ऊपर कि तुम जेनोसाइडल एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम लोगों के कत्लेआम में शामिल हो। जेनेवा कन्वेंशन में जो नियम बनाए गए थे वो नियम तुमने तोड़े हैं, और ये इजराइल की इमेज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और मैं बताऊं आपको, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। ना हुकूमत बर्तानिया ने अभी तक कुछ कहा है, ना ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कहा है, ना ही कनाडा ने सामने आकर कुछ कहा है। हालांकि कनाडा के कुछ एमपीज कह रहे हैं कि अभी भी हम साथ देंगे इजराइल का, लेकिन अभी तक वहां का जो राष्ट्रपति है उसका कोई बयान नहीं आया है। हां, एक हरकत जरूर हुई है जो आप समझ सकते हैं कि बताती है कि यूएस किस लेवल पर गिर चुका है। हुआ यह है कि इजराइल ने बाकायदा यह आरोप लगाया कि यूनाइटेड नेशंस के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो फलस्तीन में काम कर रहे थे, गजा पट्टी में काम कर रहे थे, वो अक्टूबर 7 के हमलों में शामिल थे। एक ऐसा घटिया आरोप जिसकी जांच अगर होगी, जांच हो रही है, पता नहीं क्या जांच हो रही है, तो पक्का झूठ निकलेगा, मैं यहां बैठ के कह सकता हूं। और यह आरोप लगना था कि अमेरिका और कनाडा ने खटाखट जो यूएनआरडब्ल्यूए होता है उसको अपनी फंडिंग रोक दी है। कई बार मैं सोचता हूं कि आखिर आईसीजे ने क्यों सीज फायर के लिए नहीं कहा। तब मुझे समझ में आता है कि सीज फायर के लिए कहने का मतलब होता था कि अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्कों को घेरे में लेना, जो लगातार सीज फायर की मुखालिफत करते रहे इतने दिन। हालांकि अब आपको मैं बता चुका हूं कि सीआईए के बॉस को, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को बाइडेन ने भेजा है कि जाओ वहां मोसाद के बॉस के साथ मीटिंग करो, और कतर जिस तरह का कह रहा है कि समझौता हो जाए उस तरह का समझौता कराने की कोशिश करो, सीज फायर की कोशिश करो। लेकिन इसके पहले लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सारे इस तरह के जो मुल्क हैं उन्होंने सीज फायर पर अपना पोजीशन बहुत क्लियर किया है कि सीज फायर की जरूरत नहीं है, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। और इजराइल जितना शहरियों का कत्लेआम कर रहा है उन सबको सेल्फ डिफेंस के नाम पे जस्टिफाई किया गया। जो 4000 से ज्यादा बच्चों को मार डाला उसने, सबको कहा गया ये सेल्फ डिफेंस है, मानो वो 2 महीने के, 4 महीने के या अजन्मे जो बच्चे थे वो इजराइल के लिए खतरा थे। तो अगर आईसीजे बात करता सीज फायर की तो घेरे में ये मुल्क भी आते। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये सीमा है कि अमेरिका पर दाग वो नहीं लगा सकता, इसलिए शायद सीज फायर की बात से वो बच गए। लेकिन दाग तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कोर्ट में ही लग गया है। कैलिफोर्निया की एक कोर्ट में बाकायदा केस हुआ है कि बाइडेन, ब्लिंकन और एक बंदा और, ये सारे जो लोग हैं जो वहां के डिसीजन मेकर्स हैं, इन लोगों के ऊपर सीधे केस हुआ है फलस्तीन में जेनोसाइड करवाने का। यानी फलस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है उसका साथी होने का, उसका सरपरस्त होने का, उसका भागीदार होने का केस लगा है कैलिफोर्निया में। और जब यह केस नवंबर में हुआ था तो हम सबको लगता था कि शायद अमेरिका की कोर्ट इसको एक्सेप्ट ना करे, स्वीकार ना करे। लेकिन कैलिफोर्निया की कोर्ट ने न सिर्फ उसको रजामंदी दी है बल्कि वहां पर हियरिंग भी शुरू हो गई है, और फलस्तीनी वहां जाकर बाकायदा अपनी बात दर्ज करा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कैलिफोर्निया की कोर्ट में, अमेरिका के कैलिफोर्निया की कोर्ट में इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं तो बाइडेन और ब्लिंकन जैसों पर मुकदमा चल रहा है नरसंहार का। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हुक्मरानों की अपनी मजबूरी हो सकती है, जनता जो है वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। एक बड़ी मजेदार घटना हुई है कल अमेरिका में जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। सेंट एंटोनियो के जो मेयर हैं रॉन निरनबर्ग, वो गए हुए थे लंच करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। वहां पर लोगों ने उनको देखा और उनको देख के उनसे लगातार सवाल पूछना शुरू किया कि तुम
किस तरह से इजराइल का साथ दे सकते हो, तुम किस तरह से जेनोसाइड का साथ दे सकते। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग गुस्से में हैं, उसकी तरफ उंगलियां कर रहे हैं और लगातार उससे सवाल पूछ रहे हैं। और यह तो मैं बता ही चुका हूं कि बाइडेन की कई कई सभाओं में इस समय वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कई कई सभाओं में लोगों ने सीधे सवाल खड़े किए हैं उनसे कि तुम एक जेनोसाइड का साथ कैसे दे रहे हो। यही हाल ब्रिटेन में है, यही हाल ऑस्ट्रेलिया में है। चारों तरफ से जनता अपनी सरकारों पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इजराइल का साथ ना दिया जाए। अमेरिका में हालत यह है कि बाइडेन को जाना था, जो अमेरिकन अरब्स हैं उनकी एक मीटिंग में जाना था और वहां पर जाकर अपना चुनाव प्रचार, फंड रेजिंग वगैरह करना था। वहां उनको मना कर दिया गया कि आप यहां पर नहीं आ सकते हैं, आइए भाषण दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन इस बार अमेरिकन अरब्स का वोट आपको नहीं मिलेगा। बहरीन आप जानते हैं कि अमेरिका के उन पार्टनर्स में शामिल है जो हूथी पर हमला कर रहे हैं, हूथी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उस बहरीन में जनता सड़क पर उतरकर इजराइल की मुखालिफत कर रही है। बहरीन के जो प्रिंस हैं, बहरीन के जो लीडर हैं, वो भले अमेरिका के साथ खड़े हों, लेकिन वहां की जनता पूरी तरह से सड़क पर आकर फलस्तीन के फेवर में है। आर्दोगन का बयान आया है जिसमें उसने स्वागत किया है इस बात का जो आईसीजे ने कही है, जेनोसाइड वाली बात कही है, उसका स्वागत किया है और कहा है कि साउथ अफ्रीका के इस केस में हम पूरी तरह से साथ देंगे। हूथी का जिक्र आया तो बताना कैसे मैं भूल सकता हूं कि हूथी अमेरिका, ब्रिटेन, बहरीन, ये सारी जो टीम बनी है, इसके हमलों से बिल्कुल बेपरवाह होकर लगातार हमले कर रहा है। एक तो सना में जो उसकी राजधानी है, यमन की राजधानी है, वहां पर लगातार लाखों लाखों लोगों का जुलूस निकल रहा है। दूसरा, कल रात को ब्रिटिश आयल शिप थी, इंग्लैंड की एक आयल शिप थी, मार्टिन लुआंडा। यह शिप आयल लेके जा रही थी, हूथी ने इसके ऊपर हमला किया। पहले खबरें आई कि हूथी ने इसके ऊपर हमला किया है और खामोशी बनी रही। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हुआ और फिर अखबारों ने भी यह छापना शुरू कर दिया कि वो शिप पूरी तरह से जल चुकी है, खाक हो चुकी है और डूब रही है। अब ब्रिटेन कह रहा है कि हम हमला करेंगे, लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि हूथी की टैक्टिक्स के आगे ना ब्रिटेन की चल रही है, ना अमेरिका की चल रही है, ना किसी और की चल रही है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि खबर पहले आई कि अमेरिका चाइना से कह रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव बनाओ कि हूथी अपने आक्रमण बंद करे। फिर अचानक अमेरिका के अखबारों ने खबर चलानी शुरू कर दी कि हूथी को ईरान ने कहा है कि अब तुम अपने हमले बंद करो। मैंने आपसे कहा था कि यह फर्जी खबर चलाई जा रही है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको रोकने के लिए कि वो वहां से भागे नहीं, अपना ट्रांसपोर्ट करते रहें। इसी खबर के चलते मुझे लगता है कि हूथी ने यह हमला करके बताया है कि न तो हमसे ईरान ने कुछ ऐसा करने को कहा है और ना हमारे ऊपर कुछ ऐसा असर होगा। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के हमले रुके नहीं हैं, यह बात नोट करना बेहद जरूरी है। आज हर जगह यह खबर है कि गजा के पूरे मेडिकल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। जो अल नासिर हॉस्पिटल है, इकलौता बड़ा हॉस्पिटल था जहां लोगों का इलाज हो रहा था, वहां की बिजली पूरी तरह से काट गई। रात को वीडियो आया ये कि पूरी तरह से वहां अंधेरा हो गया है, वो डिसफंक्शनल हो गया है। अब सिर्फ वो इंडोनेशियाई जो शिप हॉस्पिटल मैंने आपको बताया था, अकेला वही बचा है जहां पर थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है। इसके अलावा पूरी तरह से फलस्तीन में इजराइल का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ आईसीजे ने कहा है कि जो एड आ रही है, दुनिया भर से सहायता आ रही है, वो फलस्तीनियों तक पहुंचने दिया जाए। दूसरी तरफ इजराइल के नागरिक लगातार सड़क पर आकर रोक रहे हैं सारी एड को, जिसको गजा में होना चाहिए था ताकि लोगों को सुकून मिल सके। तो एड को जो दुनिया भर से सहायता मिली है, तमाम मुल्कों से जो सहायता मिली है, उसको इजराइल लगातार रोक रहा है। देखना होगा कि आईसीजे कोर्ट डिसीजन के बाद वो क्या करता है। लेकिन फलस्तीनी इन सब के बावजूद हार मानने वाले नहीं। एड नहीं आई, घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, सामान लूट लिया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि बच्चे बेचारे जिनको अच्छे कपड़ों में घर के अंदर इस ठंड में होना चाहिए था, वो किसी तरह से खुद को कहीं आग जलाकर, कहीं किसी गर्मी से गर्म कर रहे थे। उन बच्चों के बारे में सोचिए आप जरा, जिन बच्चों के पास अच्छे शानदार घर थे, गाड़ी थी, अपना कमरा था, गर्मी के सारे इंतजामात थे,
गर्मी के कपड़े थे और वो आज सड़कों पे आ गए क्योंकि इजराइल ने उनका घर तोड़ दिया, उनके सामान लूट लिए। इस बीच में थोड़ी बहुत जो एड पहुंची है, एक बड़ा प्यारा सा वीडियो था, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। इन बच्चों को जैकेट मिली और उसके बाद ये बच्चे किस खुशी से नाच रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरा एक सवाल है, दुनिया भर के हुक्मरानों से मेरा एक सवाल है, क्या फलस्तीन के बच्चों को अच्छे कपड़ों का हक नहीं है? क्या फलस्तीन के लोगों को अपने घर का हक नहीं है? क्या फलस्तीन की जमीन लगातार कब्जा करते जाना इजराइल की शैतानियत नहीं है? उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं? बाकी मुल्कों का छोड़िए, अरब मुल्कों में जिस तरह की खामोशी 70 सालों से बनी हुई है इजराइल को लेके, फलस्तीन को लेके, वो अपने आप में शर्मनाक है। आज हालत यह है कि इजराइल बाकायदा एक बफर जोन बना रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, गजा पट्टी पे पूरा 1 किलोमीटर का बफर जोन बना रहा है, जो 1 किलोमीटर चौड़ा होगा और पूरी गजा पट्टी में जाएगा। और यह जमीन गजा से ली जा रही है, यह जमीन इजराइल के अंदर नहीं है, यह जमीन गजा से ली जा रही है। यानी 1 किलोमीटर एरिया गजा का और कम किया जा रहा है। यह बफर जोन ऐसा बनाया जा रहा है जिससे पार अगर करेंगे तो उनको करंट लगेगा, बम हो सकते हैं, बम फूट सकते हैं। यानी गजा को पूरी तरह से इस इलाके से काटने की प्लानिंग है, पूरी तरह से कंट्रोल करने की प्लानिंग है। हालांकि फ्रांस से लेकर कई मुल्कों ने ऐसे बफर जोन बनाए जाने का विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद यह बफर जोन बन रहा है। क्या अमेरिका को, इंग्लैंड को, बाकी मुल्कों को दिखाई नहीं देता है? क्या लोकतंत्र की बात करने वाली दुनिया इतनी बेशरम, इतनी बेहया और इतनी जालिम हो चुकी है कि उसको इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? और अगर ऐसा हो चुका है तो सोचने वाली बात है कि आईसीजे कोर्ट की रूलिंग के बाद भी वहां कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो लोग बार बार बात करते हैं हमास ने हथियार क्यों उठाया, हूथी ने हथियार क्यों उठाया, अगर इन्होंने हथियार नहीं उठाया होता तो शायद आज गजा पट्टी होती ही नहीं। इनके उठाए हथियार ही हैं, आईडीएफ से इनकी की हुई लड़ाई ही है कि बेंजामिन नेतन्याहू या बेन गुवेर पब्लिक में आकर जो भी बोले, लेकिन अंदर अंदर यह खबर हरीज ने दी है। हरीज जो इजराइल का अपना अखबार है, अंदर अंदर कोशिश हो रही है किसी तरह से सीज फायर हो जाए। मैंने आपको बताया कि आईडीएफ के जो सैनिक हैं बेहद निराश हैं, लौट के आए सैनिक कह रहे हैं कि हमारी हार हो रही है। और अभी यह खबर आई है कि दर्जनों लड़कियों ने, जिनको आईडीएफ में भर्ती किया जा रहा था, मना कर दिया कि हम आईडीएफ में भर्ती नहीं होंगे, हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाद उनको डिटेन किया गया, वहां के नियम के हिसाब से महीने 2 महीने की जेल होगी। लेकिन यह एक बड़ी खबर है कि वहां की लड़कियां मना कर रही हैं कि हम नहीं जा रहे हैं वहां पर लड़ने। ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये जो परेशानी है, वो इसीलिए है कि हमास के जो लड़ाके हैं, अल कासम के जो लड़ाके हैं, उसने इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की पावर का पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध किया है। अगर नहीं किया होता तो आज 70 साल छोड़ दीजिए, शायद 1960, 70, 80 आते आते ही इजराइल पूरे फलस्तीन को खा गया होता और सारी दुनिया चुपचाप बैठकर देख रही होती। जहां जुल्म होगा वहां जुल्म का प्रतिकार भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी पर लगातार जुल्म करते जाएं और वो खामोशी से बर्दाश्त करता जाए। अहिंसा वहां होती जहां जो शासक है उसके पास भी थोड़ा सा दिल होता, थोड़ा सा रहम होता। जहां इजराइल जैसा बेरहम शासक है, जिसने जाके पूरे के पूरे फलस्तीन को कब्जा कर लिया और अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के तमाम मुल्क उसका साथ देते रहे, यहां तक कि अरब मुल्कों ने भी उसका साथ दिया, वहां पर फलस्तीनियों के पास और क्या ऑप्शन रह जाता है, सोचिएगा आप। इसीलिए बार बार हमास हमास हमास। 7 अक्टूबर को ऐसा नहीं हुआ होता भैया, 7 अक्टूबर को यह नहीं शुरू हुआ है। तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान 2014 में आजाद हुआ है और इजराइल फलस्तीन की लड़ाई 7 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि सारी दुनिया बेवकूफ है, सारी दुनिया को नहीं पता है। थोड़ा सा जाके पढ़ो, थोड़ा सा जाके समझो तो समझ में आएगा कि इजराइल पिछले 70 सालों से क्या कर रहा है। और ऐसे में जब आईसीजे का यह फैसला आया है तो पहली बार यह हुआ है कि कम से कम इजराइल के ऊपर सवाल उठा है। मुझे उम्मीद है कि हुक्मरान तो नहीं, लेकिन दुनिया भर की जो अवाम है वो खड़ी होगी और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी फलस्तीन के साथ। आईसीजे कोर्ट का डिसीजन 2 साल में आए, 4 साल में आए, आएगा और फलस्तीन के फेवर में आएगा। और यही मैं आपको बता दूं कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी एक केस चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथियों के ऊपर, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो सकता है अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो।
तो 70 सालों में कम से कम पहली बार दुनिया हलचल में आई है फलस्तीन के पक्ष में, और इसके लिए मैं आपको और अपने आप को और दुनिया भर के उन तमाम आम लोगों को बधाई भेजना चाहता हूं जिन लोगों ने लगातार फलस्तीन की आवाज उठाई है। फलस्तीन की आवाज उठानी जरूरी है, फलस्तीन पर बात करना जरूरी है। ये मामला ना व्यूज का है, ना ये मामला किसी और चीज का है, ना ये मामला मुसलमान का है, ना हिंदू का है, ना किसी और का है। ये मामला हक के साथ खड़े होने का है। इसलिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, जिस सोशल मीडिया पे भी हैं, लगातार फलस्तीन के पक्ष की बात करते रहिए। अब वो वक्त आ गया है कि फलस्तीन आजाद भी होगा, फलस्तीनियों को उनका हक भी मिलेगा, और इजराइल को अपने किए पर शर्मिंदा भी होना पड़ेगा और उसकी सजा भी मिलेगी। देखिएगा, जैसे एक दिन ऐसा आया कि पूरे यूरोप में खुद को नाजी कहने में शर्म आती है लोगों को, कोई भी खुद को नाजी नहीं कहना चाहता, वैसे ही एक वक्त आएगा कि कोई भी यहूदी खुद को जियोनिस्ट नहीं कहना चाहेगा। जियोनिज्म के बारे में भी वैसे ही बात होगी जैसे नाजिज्म के बारे में बात होती है। नेतन्याहू को भी वैसे ही विलेन बनाया जाएगा जैसे हिटलर को बनाया गया। आज के लिए इतना ही। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपसे बात करता रहूंगा। मेरे बगल में आप एक क्यूआर कोड देख रहे होंगे। ये क्यूआर कोड एक बार स्कैन करेंगे आप तो सीधे हमारी मेंबरशिप ले सकेंगे, और अगर आप हमारी मेंबरशिप लेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमें वो ताकत मिलेगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल पाए। शुक्रिया।